हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले देखते हैं क्या क्या टॉपिक है इस करंट अफेयर्स वीडियो में आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो 50वें चीफ जस्टिस कौन बन रहे हैं, क्योंकि अभी जो वर्तमान सीजीआई है उन्होंने नाम की सिफारिश कर दी है। इंडिया में कहाँ पर आयोजित किया गया है? एससीओ आतंकवाद विरोधी अभ्यास, जिसमें पाकिस्तान ने हिस्सा लिया। आतंकवाद एंटी टेरर अभियान में पहली बार पाकिस्तान ने इंडिया में हिस्सा लिया है आकर। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2022 किसने जीता और क्यों मिला है ये अवार्ड? इंपॉर्टेंट बात है, बैंकों से रिलेटेड इनकी रिसर्च है। केंद्र सरकार ने धर्म परिवर्तन करने वाले जो दलित हैं उनको एससी का दर्जा देने के संबंध में किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, क्योंकि बौद्ध और सिखों के अलावा अगर किसी भी धर्म में कोई हिंदू कन्वर्ट करता है तो उसे एससी का दर्जा नहीं दिया जाता है दलितों को। ठीक है, महत्वपूर्ण बात। ओमान में डेबिट कार्ड को लेकर इंडिया और ओमान के बीच में एमओयू साइन हुआ है, उस पर बात करेंगे। और भी कई टॉपिक है, दिवस है वगैरह वगैरह। तो शुरू करते हैं दोस्तों, और पहला क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट के 50वें चीफ जस्टिस के पद के लिए सीजीआई जस्टिस यूयू ललित ने केंद्र सरकार से किसके नाम की सिफारिश की है? नाम की सिफारिश का मतलब होता है कि उनका बनना तय है। आंसर का जस्टिस DY चंद्रचूड़। ठीक है, न्यूज़ आप देख रहे हैं कि सीजीआई अभी कौन है? जस्टिस यूयू ललित। तो उन्होंने रिकमेंड किया है जस्टिस DY चंद्रचूड़ का नाम उनके उत्तराधिकारी के तौर पर, तो उनको बनाया जाए। क्यों ऐसा किया उन्होंने? क्योंकि जस्टिस यूयू ललित 8 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। तो 8 नवंबर को ही अब नए चीफ जस्टिस बन जाएंगे DY चंद्रचूड़। ठीक है, और इससे पहले वाले यानी यूयू ललित, उनका बहुत कम कार्यकाल रहा, 3 महीने से भी कम कार्यकाल रहा है। लेकिन ये लगभग 2 साल तक सीजीआई रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। दरअसल कानून मंत्री किरण रिजिजू ने सीजीआई ललित से नए चीफ जस्टिस को लेकर सिफारिश मांगी थी, ये परंपरा है। तो इसके बाद चीफ जस्टिस ललित ने 11 अक्टूबर को यानी कल ही केंद्र सरकार को भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में DY चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश कर दी। ये हैं जस्टिस यूयू ललित जो अभी चीफ जस्टिस हैं, और 9 नवंबर को, मैंने बताया कि 9 नवंबर को ये रिटायर हो रहे हैं, तो उसी दिन DY चंद्रचूड़ नए चीफ जस्टिस हो जाएंगे। कार्यकाल 2 साल का होगा, लंबा कार्यकाल होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि प्रक्रिया क्या है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने की, या देश का मुख्य न्यायाधीश बनने की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेज, उसमें ये कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय में जो नियुक्ति होगी वो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज हैं, सबसे सीनियर जज, उनकी होनी चाहिए, जिनके पद धारण करने के उपयुक्त माना जाए। नियुक्ति की प्रक्रिया केंद्रीय कानून मंत्री के द्वारा शुरू होती है कि वो मांगते हैं वर्तमान जो सीजीआई है उनसे कि अगले सीजीआई के नाम की सिफारिश करें। इसके बाद उचित समय पर सीजीआई को सिफारिश भेजनी होती है, तो इन्होंने इनके नाम की सिफारिश भेज दी। और नियम के अनुसार भारत के चीफ जस्टिस की सिफारिश प्राप्त होने के बाद केंद्रीय कानून न्याय मंत्रालय जो है वो प्रधानमंत्री को सिफारिश करते हैं कि इनकी नियुक्ति की जाए, और फिर प्रधानमंत्री उसको फाइनल करके राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि इन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया जाए। तो ये पूरी प्रक्रिया है, जल्द ही पूरी प्रक्रिया हो जाएगी और चीफ जस्टिस हो जाएंगे, मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे DY चंद्रचूड़। ठीक है, अब इनके बारे में भी बात कर लें, चीफ जस्टिस के बारे में। ये रहे चीफ जस्टिस। तो इनके पिता 16वें सीजीआई थे भारत के। कौन से में? 16वें। उनका नाम क्या था? जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्रचूड़। ठीक है, YV चंद्रचूड़ 16वें सीजीआई थे। कार्यकाल उनका 22 फरवरी 1978 से लेकर 11 जुलाई 1985 के बीच में रहा। 78 से लेकर 85 तक यानी 7 साल तक चीफ जस्टिस रहे। कौन? इनके पिता। और अब 37 साल बाद उसी पद पर बैठने जा रहे हैं इन DY चंद्रचूड़। ठीक है, कुछ बात आपको कर लें, कुछ उनके जो चर्चित फैसले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में रहते हुए, जैसे ट्विन टावर जो गिराने का फैसला है उनमें इनकी भूमिका थी। जो नोएडा में ट्विन टावर गिराया गया था, काफ़ी चर्चित रहा। एडल्ट्री लॉ पर इन्होंने फैसला दिया था, बहुत ही चर्चित रहा एडल्ट्री लॉ पर। हल्दिया केस हो गया। इसके अलावा निजता का मामला, जो मौलिक अधिकार है जिसके बारे में मैंने इन सब के बारे में बताया हुआ है,
वो फैसला इन्हीं के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा अविवाहित को अबॉर्शन का जो अधिकार है, जो पहले नहीं था 20 सप्ताह के बाद का, 20 से 24 सप्ताह के बीच का, तो उसका भी जो फैसला है इन्होंने दिया था। DY चंद्रचूड़ की जो बेंच थी उसने दिया था। ठीक है, इनके बारे में कुछ बेसिक और बात कर लें। करियर की शुरुआत इन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में वकील के तौर पर प्रैक्टिस करके की। फिर उसके बाद 1998-2020 के बीच में ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया नियुक्त हुए। फिर 29 मार्च 2020 को बॉम्बे हाई कोर्ट में एडिशनल जज बने। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने 2013 में। 2016 में इनको सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया गया। बेबाक फैसले के लिए चर्चित रहते हैं और अब 9 अक्टूबर को 2022 को ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन जाएंगे। और कब तक कार्यकाल होगा, तो 10 नवंबर 2024 तक, यानी 2 साल का लंबा कार्यकाल होगा। अच्छा खासा, बहुत लंबे अरसे बाद 2 साल का लंबा कार्यकाल किसी चीफ जस्टिस को मिलने जा रहा है। महत्वपूर्ण बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में किस जगह आयोजित SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंटी टेरर जो एक्सरसाइज है उसमें पाकिस्तान ने हिस्सा लिया है? आंसर होगा मानेसर। ओके, SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। मानेसर कहाँ है? हरियाणा राज्य में एक शहर है मानेसर। ठीक है, वहीं पर मानेसर में ही मारुति सुजुकी का बहुत बड़ा प्लांट भी है, अक्सर आपने चर्चा में सुना होगा। ठीक है, तो SCO का एंटी टेरर एक्सरसाइज है। इसकी मेजबानी इंडिया में किसने की, किस सुरक्षा एजेंसी ने की? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने इसकी मेजबानी की है। और न्यूज़ आप देख रहे हैं, ठीक है, NSG ने मेजबानी की है। अभ्यास 13 अक्टूबर 2022 को समाप्त हो रहा है, यानी कल समाप्त हो जाएगा। ओके, और इसमें SCO के सभी सदस्य मेंबर जो कंट्री हैं वो सब हिस्सा ले रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान भी हिस्सा ले रहा है। और ऐसा पहली बार है जो भारत में आयोजित एंटी टेरर एक्सरसाइज में पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसी इसमें हिस्सा ले रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय की ओर से भी ये कंफर्म किया गया है कि हाँ, हमारी सेना जो है वो भाग लेगी, सेना की एक टीम। ओके, तो ये महत्वपूर्ण बात है। और NSG के अनुसार ये जो अभ्यास हुआ है वो 2 तरीके का हुआ है। उसमें क्या होता ये है कि जो SCO के मेंबर कंट्री हैं वो सब नेशनल काउंटर टेररिज्म फोर्स SCO के, वो इसमें अपने अपने इलाके में फर्स्ट चरण में अभ्यास करते हैं। फिर सेकंड चरण में एक खास देश में वहाँ पर आयोजित किया है। तो इस बार 2022 का ये मानेसर गैरिसन में आयोजित किया गया है। तो इम्पॉर्टेंट बात थी, मैंने आपको बताया SCO के मेंबर कंट्री कौन कौन है। पहले 8 थे, अब 9 हो गए हैं। कौन कौन है? इंडिया, चाइना, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, महत्वपूर्ण बात ये रही। कब स्थापना हुई थी? 2001 में। मुख्यालय बीजिंग, चीन में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? आंसर उपरोक्त सभी तीनों ने जीता है। और न्यूज़ ये रहा, कौन कौन है? बेन बर्नानके, डगलस डायमंड और फिलिप डैबविगो। और फोटोग्राफ ये रहा, नाम भी देख रहे हैं। तीनों के तीनों अमेरिकी हैं, USA के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। ओके, तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने 10 अक्टूबर को ये इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ के लिए अनाउंस किया। इन तीनों का नाम अनाउंस किया है। तीनों अमेरिकी हैं। ओके, और इन तीनों को संयुक्त रूप से एक गोल्ड मेडल मिलेगा और 1 करोड़ स्वीडिश क्रोन मिलेगा, लगभग 7 करोड़ 40 लाख रुपए के आसपास। ठीक है, ये राशि तीनों के बीच में बांट दी जाएगी। अर्थशास्त्र के यानी इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज़ का इतिहास भी आप जान लीजिए। देखिए, नोबेल प्राइज़ जो दिया जाता है वो अल्फ्रेड नोबेल के जो वसीयत है उसमें जो बताया गया है उसके आधार पर दिया जाता है। लेकिन ये जो अवार्ड है इकोनॉमिक्स का, ये इसमें शामिल नहीं था। टोटल 6 अवार्ड दिए जाते हैं, तो 5 ही अवार्ड के बारे में अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में लिखा था। और ये 6ठा अवार्ड अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में स्वीडिश सेंट्रल बैंक ने 1968 में शुरुआत की थी, घोषणा की थी। महत्वपूर्ण बात, पहला जो पुरस्कार मिला था इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 1969 में रगनागर फ्रिक्स और जॉन टिनबर्गेन को मिला था।
और अगर बात होगी कि पहले भारतीय का नाम बताएं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला किस क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ जीतने वाले पहले भारतीय हैं अमर्त्य सेन, अर्थशास्त्री। और अगर बात होगी कि भारत में जन्मे ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिल चुका है ऐसे दूसरे व्यक्ति, तो वो होंगे अभिजीत बनर्जी। अब वो अमेरिकी नागरिक हैं, 2019 में मिला था अभिजीत बनर्जी को। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ समझने की ज़रूरत है आपको, और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें इम्पॉर्टेंट ये है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन होगा इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में किस उपलब्धि के लिए 3 अर्थशास्त्री, तीनों के नाम तो आप देख ही रहे हैं, इन तीनों को नोबेल प्राइज़ 2022 इसके लिए चुना गया। अभी शब्द हम इस्तेमाल कर रहे हैं चुना गया है, अभी दिया नहीं गया है। बहुत जगह आप पढ़ रहे होंगे कि नोबेल प्राइज़ इनको मिला। अरे भाई मिला नहीं, अभी अनाउंस हुआ है, मिलेगा तो दिसंबर में। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्यों दिया गया है, तो इसका आंसर है बैंकों और वित्तीय संकटों पर रिसर्च के लिए। ठीक है, फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस, इसके लिए मिला है तीनों को विशेष रूप से। ओके, क्या थी रिसर्च? अगर रिसर्च को समझें तो देखिए रिसर्च में ही बताया गया है कि बैंक जो हैं वो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और उनके पतन को बचाना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? यानी बैंक डूबने नहीं चाहिए। अगर बैंक डूबा तो इसका मतलब हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बड़ा संकट है। और इनके रिसर्च से पता चला कि हमें बैंक क्यों हमारे लिए हैं, इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, और संकट में कैसे बैंकों को बचाया जा सकता है। तो 1980 में ही, अब सोचिए काफ़ी साल पहले 1980 में इस रिसर्च की नींव रखी गई थी और उसके बाद उन्होंने रिसर्च किया था। लेकिन उनके जो उपलब्धि है वो पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है, वो मैं बता रहा हूँ उपलब्धि। और अब इनको नोबेल प्राइज़ इन तीनों को मिला है। रिसर्च से क्या पता चला? देखिए, इससे ये पता चला कि समाज में बैंकों की भूमिका क्या है और बैंक बंद होने की जो अफवाह होती है उससे क्या प्रभाव पड़ सकता है और इसकी संभावना को कैसे कम किया जाए। देखिए, बैंक जो है उसमें आपके पैसे जमा हैं और बैंक ने आपको इंटरेस्ट देने के लिए वो पैसे कहीं और लगाए हुए हैं। ठीक है, इंडस्ट्री में लगाए हुए हैं या किसी को लोन दिया हुआ है। और अगर ये अफवाह फैल जाए कि बैंक डूबने वाला है तो तमाम लोग बैंक से रुपया लेने के लिए पहुंच जाएंगे। जो रुपया उसके पास होगा नहीं, क्योंकि इसमें तो कहीं और लगाया हुआ है, इस्तेमाल किया हुआ है। वो एक चक्र है। ये कौन सा चक्र है? ये इस तरह का चक्र है जो कि बैंक आपसे पैसा ले रहा है, उसके बाद फिर ये ट्रांसफ़र हो रहा है, इंडस्ट्री में जा रहा है या इन्वेस्टमेंट हो रहा है, फिर वहाँ से ब्याज आ रहा है, फिर आपको वो पैसा रिटर्न मिल रहा है। तो ये एक चक्र है। और अगर ये हो जाए कि अचानक बंद हो गया तो उसके लिए भीड़ हो जाए तो फिर तो बैंक डूब ही जाएगा, बर्बाद हो जाएगा बैंक। तो इन तीनों वैज्ञानिकों ने ये बताया कि अफवाहों के उड़ते ही बैंक से पब्लिक रुपया निकालने के लिए दौड़ जाएगी और ऐसे में ये बर्बाद हो जाएगा। तो सरकार को इन अफवाहों को रोकने के लिए गारंटी दी जानी चाहिए। ये 1980 में ही कह दिया था, 80 के दशक में। ठीक है, और अगर बैंक डूबने की अफवाह होती है तो उसके बावजूद जमाकर्ता क्यों नहीं भागते हैं? मतलब अगर आप गारंटी देते हैं, जैसे भारत का उदाहरण दें। भारत में पहले 1 लाख रुपए का जो डिपॉजिट था बैंकों में वो सिक्योर था। मतलब कि बैंक अगर डूब भी जाए तो वो 1 लाख रुपए पर व्यक्ति का पैसा मिलना था वापस। लेकिन अभी हाल ही में सरकार ने ये कर दिया, 1 लाख से उसको बढ़ाकर 5 लाख कर दिया है। तो अब जो आम आदमी है, ज़्यादातर आम आदमी है, उनके जो रकम है वो आमतौर पर 5 लाख या उसके आसपास ही या उससे कम या उससे थोड़ा सी ज़्यादा वो जमा रहते हैं। जो कॉमन मैन है, जो मध्य वर्गीय लोग हैं उनको, ठीक है, या फिर वो कहीं न कहीं इन्वेस्टर रहता है पैसा। तो जब 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस आपको मिला हुआ है तो बैंक चाहे डूब जाए चाहे कुछ हो जाए, 5 लाख रुपए तो मिलेंगे ही। मतलब जितने रुपए जमा हैं उनमें से 5 लाख रुपए तक की रकम तो मिलेंगे। तो इससे क्या हुआ? इससे ये होता है कि जमाकर्ता वो पैसे निकालने की होड़ उनमें कम हो जाती है। वो दौड़ते नहीं है बैंक में कि हमारा पैसा है हम ले लें, तुरंत ले लें। तो ऐसे बैंक
पूरा जो सिस्टम है वो बचा रहता है। तो ये बड़ी बात थी जिसके बारे में रिसर्च करके इन तीनों वैज्ञानिकों ने बताया। ये भले ही आज हमें लग रहा हो कि ये सामान्य सी बात है, लेकिन जब इन्होंने रिसर्च किया था और जब इन्होंने दुनिया के सामने ये बात रखी थी कि बैंकों को ऐसे बचाया जा सकता है, तो ये क्रांतिकारी सोच थी और जिसका इम्प्लीमेंट भारत में भी हो रहा है। ठीक है, 80 में काम किया और अब नोबेल प्राइज़ मिल रहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो आपने जाना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं कि अब तक के टोटल करंट अफेयर्स का PDF अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप है, उस पर जाकर मेंबरशिप है 1 ईयर का और मात्र 150 रुपये में मिल रहा है। दीपावली तक छूट चल रही है मात्र 150 रुपये में। ओके, और ये जो करंट अफेयर्स है उससे अभी जो एग्जामिनेशन चल रहा है ना, दिल्ली पुलिस का शानदार क्वेश्चन टकरा रहे हैं करंट अफेयर्स के, और इससे पहले तमाम एग्जामिनेशन में आए हैं। तो 150 रुपये में 1 साल तक आपको PDF मिलता है। कई तरह के PDF होते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, और वो भी 3 तरह के, जैसे MCQ होता है, इसके अलावा 1 लाइनर और MCQ विद पूरा नोट्स होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ वो सब। इसके अलावा टेस्ट सीरीज़ में हिस्सा ले सकते हैं, मॉक टेस्ट में हिस्सा ले सकते हैं, तमाम एग्जामिनेशंस के, और बुक्स पे छूट मिलती है काफ़ी अच्छी खासी। तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ बताया गया है कैसे मेंबरशिप भी लेना है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने बौद्ध और सिख धर्म के अलावा अन्य धर्मों में परिवर्तित होने वाले दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की संभावना पर अध्ययन करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया। क्वेश्चन जरा लंबा है, ठीक है, लेकिन मैं समझा दूंगा आपको। तो आंसर होगा इसका जस्टिस KG बालाकृष्णन। ये भारत के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। ओके, CJI रह चुके हैं भारत के। तो पूर्व CJI को केंद्र सरकार ने ये अध्यक्ष बनाया है। 3 सदस्यीय ये आयोग है। कौन कौन से इसके मेंबर हैं? तो मेंबर में UGC की सदस्य प्रोफेसर हैं सुषमा यादव, और रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं रविंद्र कुमार जैन, तो उनको भी शामिल किया गया है। ठीक है, 3 सदस्यीय कमेटी में। तो इस मामले को समझने के लिए जानना होगा कि अनुसूचित जाति को लेकर संविधान में भी क्या नियम है। ठीक है, मतलब कि अगर कोई धर्म परिवर्तन करता है, कोई दलित, यानी जो वर्तमान में हिंदू है और वो SC कैटेगरी में है और वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट करता है, तो उसके लिए क्या नियम है, क्या उसे आरक्षण और जो स्टेटस है SC कैटेगरी का, क्या वो मिलेगा या नहीं। तो देखिए कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 है, उसके अनुसार हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अलावा किसी भी धर्म को मानने वाले व्यक्ति को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जा सकता है SC कैटेगरी का। हालांकि पहले केवल और केवल हिंदू दलित का ही प्रावधान था। ठीक है, लेकिन नियमों में संशोधन करके 1956 में सिख को शामिल किया गया, सिख समुदाय को, और फिर 1990 में बौद्ध समुदाय को इसकी छूट दी गई थी। मतलब ये हुआ कि इसका अर्थ ये हुआ कि अभी केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के SC के समुदाय के लोग ही आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी कन्वर्ट होता है ईसाई में या मुस्लिम धर्म में या किसी और भी धर्म में अगर कन्वर्ट होता है, तो उसे SC कैटेगरी का दर्जा या आरक्षण वो सब नहीं मिलता है। तो इसी के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। अभी 3 सदस्यीय जो कमेटी है, जिसके चेयरमैन पर्सन है जस्टिस KG बालाकृष्णन, वो क्या काम करेगा? तो ये आयोग यानी कमीशन दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की संभावना, जो कि हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से अगर दूसरे धर्म में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, वो कन्वर्ट कर रहे हैं और वो SC हैं इन तीनों धर्म में इस तरफ, तो दूसरी तरफ जो जा रहे हैं, तो उसमें क्या SC का दर्जा उनको दिया जाए या नहीं दिया जाए, क्या कोई संभावना है? तो इस पर ये रिसर्च करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो धर्मांतरण को लेकर एक बहुत बड़ा, धर्मांतरण के बाद जो स्टेटस होता है SC ST कैटेगरी का, उसको लेकर ये बहुत बड़ा केंद्र सरकार का फैसला है और ये आयोग तय करेगा कि क्या धर्मांतरण के बाद भी दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं। ये जो 3 सदस्यीय कमेटी है, ये 2 साल में, 2 वर्ष में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपेगी। अब मामला ये है कि आखिर क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई
कि ये कमेटी बनानी पड़ी है या फिर कहीं आयोग बनाना पड़ा है। तो दरअसल हुआ ये कि ये मुद्दा तब चर्चा में आया जब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका को लेकर सुनवाई हुई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में 2004 में ही ये अपील गई थी एक, और इसमें ये कहा गया था कि अगर हिंदू से कन्वर्ट कर रहे हैं बौद्ध धर्म में और सिख धर्म में, तो उनको जो दलित हैं उनको एससी कैटेगरी का दर्जा बरकरार रहता है, लेकिन बाकी को नहीं मिल रहा है, ईसाई, मुस्लिम या दूसरे धर्मों में जो कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको। तो ये डिमांड की गई कि ये जो है जो न्याय है वो उस पर खरा नहीं उतर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में इस पर चर्चा हो रही थी कि जो दलितों को रिजर्वेशन मिले कि नहीं मिले, जो मुस्लिम और ईसाई हैं उसका। तो उसी के बीच में केंद्र सरकार ने ये कमेटी का गठन कर दिया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात रही। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ओमान में किस भारतीय डेबिट कार्ड को लॉन्च करने को लेकर भारत और ओमान के बीच में समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर साइन हुआ है? आंसर होगा रुपे। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई और सेंट्रल बैंक ऑफ ओमान दोनों के बीच में ये 4 अक्टूबर को ये डेबिट कार्ड, रुपे डेबिट कार्ड, उसको लॉन्च करने को लेकर समझौता यानी एमओयू साइन हुआ है। ये देख रहे हैं खलीज टाइम्स, वहाँ का है, अरब देशों का एक चर्चित अखबार है खलीज टाइम्स, और इसमें इस बारे में पूरा डिटेल है। ठीक है, तो भारत का जो रुपे कार्ड है वो कई देशों में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, भूटान, सिंगापुर, यूएई, फ्रांस, इन सब में। ओके, और ब्रिटेन में भी उस पर बात चल रही है, एमओयू पर काम चल रहा है। ठीक है, तो अब ओमान की भी बात हो रही है, ओमान में। ओके, ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। मुद्रा क्या है? ओमानी रियाल। सुल्तान कौन है अभी वहाँ के? चीफ जो होते हैं सुल्तान होते हैं, तो हैथम बिन तारिक अल सईद। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की हुई है। 2011 में इसको घोषित किया था, और पहली बार 11 अक्टूबर 2012 को ये मनाया गया था, फिर हर साल ये 11 अक्टूबर को आयोजित किया जाता है। 2022 की थीम आप देख रहे हैं, आवर टाइम इज़ नाउ, आवर राइट्स, आवर फ्यूचर, ये है थीम। ओके, अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है भारत में, तो वो होगा 24 जनवरी को, और अगर बात होगी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब, तो 11 अक्टूबर को। ये डिफरेंस ध्यान में रखना है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया था? 24 जनवरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य ने ऑनलाइन जुए और अन्य जो ऑनलाइन गेम्स हैं उसको नियंत्रित करने के संबंध में अध्यादेश जारी किया है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है, न्यूज़ आप देख रहे हैं, एक अहम और चर्चित ये टॉपिक है। तमिलनाडु राज्य कैबिनेट ने अक्टूबर में ही इस अध्यादेश को पारित किया, और उसके बाद गवर्नर वहाँ के हैं RN रवि, तो उन्होंने साइन कर दिया और अध्यादेश लागू हो गया। ये जो ऑर्डिनेंस, इंग्लिश में कहते हैं अध्यादेश को ऑर्डिनेंस, इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से ऑनलाइन जुए पर रोक लगाया जाएगा, और इसमें खासतौर पर रमी और पोकर जैसे जो ऑनलाइन गेम्स हैं उस पर बैन होने का खतरा पड़ गया है। ऑनलाइन जुआ जो होता है उस पर कंट्रोल करना चाहती है सरकार तमिलनाडु की। ऑनलाइन जुए का मतलब है इंटरनेट का यूज़ करके किसी भी माध्यम से जुआ खेलना। तो अब सवाल है कि क्यों आखिर सरकार ये चाहती है कि जुए वाले जो तमाम ऑनलाइन गेम्स हैं, पोकर हैं वगैरह वगैरह, जिसमें पैसे लग रहे हैं, तो वो सबको कंट्रोल किया जाए। दरअसल अध्यादेश के अनुसार ये कहा गया है कि ऑनलाइन जुए और गेम्स की वजह से परिवार बर्बाद हो रहे हैं, और इसलिए इस पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आमतौर पर जो जुआ जो खेला जाता है वो तो प्रतिबंधित है, लेकिन ऑनलाइन जो जुए हैं, इस तरह के गेम्स हैं जिसमें पैसा लग रहे हैं और लोग हार रहे हैं, बीट कर रहे हैं, तो वो सब गलत है, उससे परिवार बर्बाद हो रहा है। तो इसीलिए ये किया गया। तो कैसे ये कंट्रोल किया जाएगा? मैप भी देख रहे हैं, प्यारा भारत है, और ये रहा यहाँ पर तमिलनाडु। तो सवाल होगा कि कैसे इसको नियंत्रित किया जाएगा या कंट्रोल किया जाएगा? तो ऑनलाइन गेमिंग एक अथॉरिटी बनाई जाएगी, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी, और ये अथॉरिटी गेम खेलने, गेम की मेज़बानी करने, ऑनलाइन जुए के विज्ञापन पर इसको कंट्रोल करने और जुर्माना लगाने या फिर सज़ा देने का भी अधिकार होगा। और इसके लीडर जो होंगे वो रिटायर्ड ऑफिसर होंगे, चीफ सेक्रेटरी रैंक के। अथॉरिटी में 4 मेंबर होंगे, जो कि एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक ऑनलाइन गेम्स और मनोवैज्ञानिक, ये सब भी उसमें शामिल होंगे।
तो मकसद ये है कि ऑनलाइन जुए का जो लत है उसको रोकना, कर्ज के जाल से बचाना, ऑनलाइन जुए की वजह से जो सुसाइड हो रहे हैं बहुत सारे उसको रोकना, मानसिक तनाव, घरेलू झगड़े, इन सब को रोकना। ठीक। और आपको बताऊं कि तमिलनाडु में इससे पहले भी कानून बन चुके हैं। 2021 की बात है जब ऑनलाइन जुए से संबंधित जो तमाम गेम्स हैं उस पर रोक लगा दी गई थी, कानून बना दिया गया था। और इस कानून का नाम था तमिलनाडु गेम्स एंड पुलिस अमेंडमेंट लॉ। ठीक है। लेकिन अगस्त 2021 में ही तो कानून बना और कुछ महीने बाद ही पिछले साल ही मद्रास हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया था। और अदालत का मानना था कि जो खेल वगैरह है, जो कौशल है, कौशल के खेल उस पर प्रतिबंध जो है संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g का उल्लंघन है। तो उसमें किसी को भी अपने व्यवसाय व्यापार चलाने का जो है वो अधिकार है, वो लेख है। ठीक है। तो अब सरकार ने ये किया है कि जो संविधान के जो प्रावधान है उसको कोई डिस्टर्ब किए बिना एक कोशिश की है कि अथॉरिटी बनाकर, मतलब सीधे नहीं बैन लगा रहे हैं लेकिन एक अथॉरिटी बना रहे हैं। हाईकोर्ट ने सुझाव भी दिया था कि आप एक अथॉरिटी बना सकते हैं, उसके जरिए आप ये कंट्रोल कर सकते हैं, एक तरफा बैन नहीं कर सकते। तो अब तमिलनाडु सरकार ने ये अध्यादेश के जरिए बैन लगाने या फिर कहें इसको नियंत्रित करने को लेकर कार्रवाई शुरू की है। तो इतनी बातें ऑर्डिनेंस को लेकर हो गई। तो ऑर्डिनेंस के लेकर एक शॉर्ट में जानकारी जाननी चाहिए कि क्या है होता है ऑर्डिनेंस। देखिए, ऑर्डिनेंस को आप या अध्यादेश को आप अस्थायी कानून के रूप में समझ सकते हैं। देखिए, राज्यों में जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो या केंद्र में अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और सरकार को ऐसा लगता हो कि कानून की ज़रूरत है, तब इसे जारी किया जाता है। केंद्र सरकार को जब अध्यादेश या ऑर्डिनेंस लागू करना होता है तो वो कैबिनेट में मंजूरी लेती है कैबिनेट से और उसको राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजती है और राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं, वो एक अस्थायी कानून वो लागू हो जाता है। ये 6 मंथ के लिए वैलिड होता है। दूसरी ओर राज्य सरकार को अगर ऑर्डिनेंस लाना होता है, अध्यादेश लाना होता है, तो वो अपने राज्य मंत्रिमंडल से इसको पास करवाती है और गवर्नर के पास भेजना होता है उसे। गवर्नर साइन करते हैं और ये लागू हो जाता है। ऑर्डिनेंस की अवधि 6 मंथ होती है। 6 मंथ से पहले इस ऑर्डिनेंस को रिन्यू कराना होता है। रिन्यू कराने का मतलब कि फिर से वही प्रक्रिया करनी होती है। राज्य मंत्रिमंडल उसको पारित करता है और फिर गवर्नर के पास जाता है, गवर्नर सिग्नेचर कर देते हैं और फिर 6 मंथ के लिए वो ऑर्डिनेंस की अवधि बढ़ जाती है। ओके। और अगर ऐसा नहीं करना है तो 6 महीने से पहले संसद या विधानसभा में इसे कानून पारित करना होता है। और ऐसा नहीं होता है तो 6 मंथ के बाद ये ऑटोमेटिकली ऑर्डिनेंस समाप्त हो जाता है उसकी अवधि। ठीक है। तो महत्वपूर्ण बात। और तमिलनाडु की बात हो रही थी। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। गवर्नर कौन है? RN रवि। और मुख्यमंत्री मैंने बताया MK स्टालिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व गठिया दिवस यानी वर्ल्ड अर्थराइटिस डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। जागरूकता के लिए, अर्थराइटिस की जागरूकता के लिए। हड्डियों में दर्द, सूजन होना, ये सब अर्थराइटिस के लक्षण होते हैं और ये बीमारी बहुत लोगों में बढ़ जाती है। खासतौर पे यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। हालांकि ये भी अफवाह है कि हर व्यक्ति को जिनको हड्डियों में दर्द हो रहा है उनको यूरिक एसिड ही बढ़ा हो। ठीक है, उनकी दूसरी भी समस्या हो सकती है। ओके, तो यूरिक एसिड अपने आप नहीं मान लेना चाहिए कि बढ़ गया है। खैर, विश्व गठिया दिवस ये आयोजित किया जा रहा है और इसके थीम क्या है? तो थीम है इट्स इन योर हैंड टेक एक्शन। इट्स इन योर हैंड टेक एक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि गठिया को कंट्रोल करना आपके हाथ में है और आप तुरंत कार्रवाई करें, तुरंत एक्शन लें, बीमारी को लेकर इलाज करवाएं ताकि आपका गठिया जो है वो कंट्रोल हो जाए और बहुत भयानक स्थिति होने से बच जाए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने टेली मानस पहल ये लॉन्च किया है तो ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आंसर होगा मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है। टेली मानस, उसका फुल फॉर्म क्या होता है? टेली मानस का फुल फॉर्म है टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट। ठीक है, तो टेली मानस ये राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम की एक डिजिटल शाखा होगी और ये लॉन्च किया जाएगा। अलग अलग राज्यों में ये पूरा सेंटर होगा टेली मानस का। ओके,
तो किसने लॉन्च किया है इसे? तो इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। और उसके मंत्री कौन है? डॉक्टर मनसुख मांडविया। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और हाँ, मेंबरशिप देखना मत भूलना। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे अपील है कि सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन वक्त पे मिल सके। शेयर जरूर कर दीजिएगा इस वीडियो को। अब मिलते हैं कल।